नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स जंगल पे, जहाँ पे मैं आपको कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाला हूँ। तो हेलो एंड हाय, मैं हूँ निखिल गौरव गुप्ता, जहाँ पर मैं आपको खुद से लर्न कर टीच करता हूँ। और को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और मेरे आखिर में मेरे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चलते चलते मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने अकाउंट्स के सेकंड चैप्टर का सेकंड वीडियो। आज हम टोटल 5 टॉपिक्स कवर करेंगे। कितने? 5 टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। तो उसमें से पहला टॉपिक कौन सा है? डिस्टिंग्विश बिटवीन कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशन। तो आज हम जानेंगे कंसेप्ट एंड कन्वेंशन में डिफरेंस क्या है, एक्चुअल डिफरेंस क्या है। तो चलिए कंसेप्ट के सारे पॉइंट्स को पढ़ते हैं। सो पहला पॉइंट क्या है? an abstract idea which helps in developing a set of ideas। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना, कुछ एक एक्सट्रैक्ट आइडिया है, हमारे मन में आते हैं, जो कि एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस सेटअप करते हैं। मान लीजिए मैंने एक कोई फॉर्मूला लगाया है और मैं सोचता हूँ उसमें कुछ चेंजेस कर सकता हूँ और फिर उसे सही से कर सकता हूँ, तब वो कंसेप्ट बन जाते हैं। और वहीं पे whereas it is generally denotes a एक्सेप्टेड रूल्स एंड प्रैक्टिस, जहाँ पे कन्वेंशन जो होते हैं ना, ये आगे से चले आए रूल्स और रेगुलेशन है, जिन्हें हमको मस्ट प्रैक्टिस करना ही करना है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और अब चलता है हमारे सेकेंड पॉइंट की तरफ। इट इज रिगार्डेड एज द फ्रेमवर्क विद इन विच इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शंस आर ऑब्जर्व्ड। और जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, इसमें ज़्यादातर ये होता है कि जिस टाइम ये इवेंट्स और ट्रांजेक्शंस होते हैं, तब हम कंसेप्ट अप्लाई करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि सही में ये हमारा जो कंसेप्ट है ठीक है भी। और हमारे सेकेंड पॉइंट के कन्वेंशन क्या है? इट्स स्टेटस वेरियस प्रिंसिपल एज एन एक्सेप्टेड मेथड। और हमें कन्वेंशन जो होते हैं ना, ये हमें एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, जो होते हैं वैसा ही हमें उनको अप्लाई करना पड़ता है। ये रूल्स एंड सर्टेन रेगुलेशंस हैं। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। क्या है? बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशन। और ये जो कंसेप्ट होते हैं ना, ये हमारे कन्वेंशंस के ऊपर बेस्ड होते हैं, ये इन्हीं से डिराइव्ड होकर आते हैं कंसेप्ट्स, और यही कन्वेंशंस कंसेप्ट से आते हैं। तो ये जो हमें इससे पता चला कि ये इंटर रिलेटेड होते हैं। तो हम चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट के तरफ, जो है फ्री फ्रॉम बायस। और जो कंसेप्ट होता है ना, ये हम तो खुद कंसेप्ट बनाते हैं, तो ये बायस नहीं होते हैं, किसी के वश में नहीं होते हैं, कोई इन्हें छेड़छाड़ नहीं कर सकता, कोई इनको कंट्रोल नहीं कर सकता। और वहीं जो कन्वेंशंस होते हैं, ये तो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन चलते आ रहे हैं। तो और भी कोई कोई मान लीजिए बड़े बड़े मैथमेटिशियंस हो गए, अकाउंटेंट्स हो गए, इन्हें छेड़खानी कर चेंज कर सकते हैं अपने मुताबिक, इसलिए नॉट फ्री फ्रॉम बायस है। अब हम अपने चलते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ, जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये क्या है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? एक नॉर्मल मीनिंग बताइए मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब यही है कि अकाउंट से कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो यहाँ पे वही तो दिया है। इट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड पॉलिसीज डेवलप्ड बाय इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। और ये इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम है क्या? ये इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम एक बोर्ड ऑफ मेंबर्स है, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाते हैं, रूल्स, सर्टेन पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। और ये समय के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, टाइमली चेंज होते रहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और अब हम जान लेते हैं इनके ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस एंड मेरिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो फर्स्ट क्या है? इसका सिर्फ दो ही है, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस और मेरिट्स। क्या है? ये यूनिफॉर्मिटी है, ये एक यूनिफॉर्मिटी रखता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब चलते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, जो है बेसिस ऑफ ऑडिट वर्क। तो ये ऑडिट वर्क का एक बेसिस है, जिससे हम पता लगा सकते हैं और सारा ऑडिट वर्क कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, अगर ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, अगर ये बेस है एक बिल्डिंग का, तो वो पूरा जो बिल्डिंग है वो है हमारा ऑडिट वर्क। और उसी के रिलेटेड हम कुछ जान लेते हैं द मोस्ट इंपोर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बाय आईसीएआई। तो अब सर बताइए कि आईसीएआई क्या है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए कि आईसीएआई का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क दे देता हूं।
और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा नहीं है, कुल 6 ठो ही है, ज़्यादा है नहीं। तो पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? AS1। तो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, जो सारे अकाउंटिंग पॉलिसीज है एक कंपनी के, वो फुली डिस्क्लोज करता है, माने संभाल कर रखता है। अब चलते हैं हम अपने सेकंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की तरफ, जो है AS9, जो है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन है क्या? जो ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, तो सारे एक्सपेंसेस, इनकम्स, गेन्स, इन्हें समझना, इन्हें रिकॉग्नाइज करना, वही तो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 9, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। अब चलते हैं हम अपने AS10 की तरफ, अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट। मतलब जो अकाउंट AS10 है, ये क्या चीज का स्टैंडर्ड है? अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट। अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 की तरफ, तो क्या है? तो कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो कंसोलिडेट का मीनिंग क्या हुआ? पक्का करना, मजबूत करना। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं ना, सही भी है या नहीं, यह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 पक्का ही नहीं करता। अब हम चलते हैं अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 की तरफ। क्या है ये? अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। तो ये जो AS22 है, यह क्या है? अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। अकाउंटिंग जो होता है टैक्सेस और इनकम के ऊपर होता है, इसलिए हम इन्हें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 के नाम से जानते हैं। अब चलते हैं हम अपने लास्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, AS27, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन JV। तो चलिए हम अपने सेकंड सब टॉपिक्स को देख लेते हैं। क्या है ये? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS। क्या है ये IFRS? यह एक इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ मेंबर्स का एक ग्रुप बनाया है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, इट इज ए नंबर्ड सीरीज ऑफ प्रोनाउंसमेंट्स दैट इंटरनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IASB के द्वारा जारी किया जाता है। पहले तो ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लागू कर देता है, उसके बाद हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ बोर्ड इन्हें और एक बार रिफॉर्म कर फिर रेगुलेट करता है हमारे इंडिया में। हम अपने IFRS के ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस और फंक्शंस की तरफ। क्या है इसके फंक्शंस? सो पहला फंक्शन है ए सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टू स्टैंडर्डाइज ट्रेनिंग एंड एश्योर बेटर क्वालिटी ऑफ ग्लोबल स्क्रीन। ये इसलिए है, IFRS इसलिए फॉर्म किया गया है क्योंकि सभी लोग जब एक ही जैसा काम करेंगे तो सभी को समझने में आसानी होगी और लिक्विडिटी मेंटेन रहेगी मार्केट में, ग्लोबली लिक्विडिटी मेंटेन रहेगी, सभी अच्छे से व्यापार कर पाएंगे, बिजनेस रन कर पाएंगे। अब चलते हैं हम अपने सेकेंड पॉइंट की तरफ, इट परमिट्स इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो मोर फ्रीली। जैसे कि मैंने बताया कि लिक्विडिटी यहाँ पे ज्यादा हो जाती है, तो सभी इंटरनेशनल मतलब एक देश दूसरे देश से अच्छे से कैपिटल फ्लो कर पाएंगे। अब चलते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, इट एनेबल्स टू डेवलप प्रैक्टिसेस ऑन अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स। तो ये जो होता है, ये बहुत अच्छे अच्छे प्रैक्टिसेस डेवलप करता है कि हम कोई भी प्रॉब्लम से अच्छे से कैसे निकल पाए, कैसे उसे मेजर कर पाए उसे। इट प्रोवाइड्स मच इंफॉर्मेशन, रिलेवेंट एंड रिलायबल हेल्प। सो ये जो एक IFRS है, ये अच्छे से अच्छा इंफॉर्मेशन हमें सही, सच्चा और एकदम पक्का सबूत देता है सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। अब हम जान लेते हैं कौन सा है वो फोर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट IFRS इशूड बाय IASB। जैसे कि मैंने IASB का फुल फॉर्म आपको, तो यहाँ तो कैमरे में मेरे सिर्फ 3 ठो ही IFRS इशूड हुए हैं, तो कोई बात नहीं, मैं आपको IFRS 4 दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो फर्स्ट IFRS क्या है? फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ IFRS। सेकंड है शेयर बेस्ड पेमेंट, जैसे मैंने शेयर किया उसी टाइम पेमेंट हो गया। और थर्ड IFRS बिजनेस कॉम्बिनेशन, कि बिजनेस कॉम्बाइन करके रहें। और अब हम चलते हैं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ, जो है ट्रांजेक्शंस। सो ट्रांजेक्शंस क्या है? ट्रांजेक्शंस इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब लेन देन। ट्रांजेक्शन मतलब लेन और देन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ये गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज होता है, सर्विसेज जो होते हैं, मतलब मान लीजिए
मैंने आपको पैसे दिए, आपने मुझे एक मोबाइल फोन दिया जिससे आपने मुझे सर्विस प्रोवाइड किया, तो वही तो है। और इनफ्लो ऑफ गुड्स, ये गुड्स का अच्छे से फ्लो हो पाता है मार्केट में और ये बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। ट्रांजेक्शन मतलब ही होता है लेन देन, जो कि इकोनॉमिक, फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी है, सेकेंड जिससे हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी कह सकते हैं, और थर्ड जिसके वजह से मार्केट में फ्लो जारी रहता है और ट्रांजेक्शन बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। अब हम चलते हैं, अब चलिए जान लेते हैं हमारे ट्रांजेक्शन्स कितने ग्रुप्स में क्लासिफाइड है, इसके कितने टाइप्स हो सकते हैं। जैसे कि पहला क्या टाइप है, पेमेंट, और दूसरा है एंटिटी। तो पेमेंट हम दो टाइप में कर सकते हैं, एक कैश में और एक क्रेडिट में। मतलब मैंने जस्ट एग्जांपल, मैंने आपसे एक पेन लिया, आपको मैंने कैश दिया तो कैश पेमेंट हो गया। अगर वही पैसा मेरे पास नहीं होता तो मैं आपसे इसको बाकी में लेता, और वही बाकी को हम यहाँ पे क्रेडिट कहते हैं। समझ आ गया। अब चलिए हम, और ये एंटिटी कंसेप्ट ना पहले जमाने में होते थे, जैसे बैटर सिस्टम में, ये आपको बताना नहीं पड़ेगा क्योंकि बैटर सिस्टम आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो अब चलिए दोस्तों हम अपने फोर्थ टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो है एक इवेंट्स। क्या है ये इवेंट्स? इवेंट्स की मतलब नॉर्मली एक नॉर्मल इंसान से जब पूछेंगे इवेंट क्या होता है, इवेंट मतलब कोई एक फंक्शन नॉर्मली, बट एक कॉमर्स स्टूडेंट बोलेगा क्या, इज ए थिंग वेयर मे और मे नॉट एग्जैक्ट मनी। मतलब एक इवेंट्स वो होता है जिसमें हमें मनी मिलता है या फिर नहीं भी मिल सकता है। और ये जो इवेंट्स होते हैं ना, ये टू टाइप्स में क्लासिफाइड है। पहला एक इंटरनल इवेंट्स और एक है एक्सटर्नल इवेंट्स। तो क्या है ये इंटरनल इवेंट्स? इवेंट्स ऑकर्स इन द बिजनेस इनसाइड। मतलब जो ट्रांजिशंस, जो इवेंट्स हमारे विद इन द बिजनेस होते हैं उन्हें हम इंटरनल कहते हैं। विद इन द बिजनेस मतलब कि मान लीजिए राधेश्याम कंपनी है, मनी देकर कुछ माल लाने होते हैं पार्टी से। पार्टी मतलब थर्ड पार्टी जो क्रिएटर होते हैं, तो वो बाहर हो गया आउटसाइड, क्योंकि उनका बिजनेस के अंदर मान लीजिए मैंने एक शर्ट खरीदा और कस्टमर ने मुझे पैसे दिए, तब वो हो सकता है मेरा इंटरनल इवेंट। लेकिन जब एक्सटर्नल का बात आए, तब जो राधेश्याम के ऑनर हैं वो अपने क्रिएटर के पास जब जाते हैं, तब ये आउटसाइड और एक्सटर्नल इवेंट्स के नाम से जाना जाता है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स। और ये जो मैं फ्रेंड्स जो डिस्टिंग्विश बताता हूँ, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकते हैं आपके। तो ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स, तो मेन इनमें डिफरेंस क्या है? दोनों तो लगभग सेम है, बट कुछ कुछ डिफरेंसेस है। जैसे पहला पॉइंट, consequences ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे हम सिर्फ एक्सचेंज होता है, ट्रांजेक्शन्स में लेन होता है या फिर देन होता है, रेगुलर बेसिस पे होता है। और वहीं पे ये जो इवेंट्स होते हैं ना, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन ओकेजन, ये कोई ओकेजन पे होते हैं, मतलब बाय दफे हो जाते हैं, जस्ट ऐसे ही हो जाते हैं। और सेकेंड पॉइंट क्या है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं यह एक्सटर्नल भी होते हैं, इंटरनल भी होते हैं, मतलब विद इन द बिजनेस भी होते हैं और आउटसाइड द बिजनेस भी होते हैं। बट जो इवेंट्स होते हैं विद इन द बिजनेस ही होते हैं, ये समझ। अब थर्ड की तरफ चलते हैं हम, अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हैं जो कि प्रॉफिटेबल होते हैं। जबकि ये जो इवेंट्स होते हैं ये हिस्टोरिकल होते हैं, कभी कभार हो जाते हैं या फिर फ्यूचर में कभी हो जाते हैं। अब चलते हैं हम अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ, ट्रांजेक्शन्स का इन्वॉल्व मोर देन वन पार्टी। और इस ट्रांजेक्शन में मोर देन वन पार्टी इन्वॉल्व होते हैं। मान लीजिए मैंने आपको एक पेन दिया, आपने पैसे जाकर मालिक को दिया और फिर मालिक ने मुझे पेमेंट किया, तो ये जो होल ट्रांजेक्शन हो गया। और वहीं पे इवेंट्स में ओनली वन पार्टी इज इन्वॉल्व, जहां पे जैसे कि मैंने एक कुछ भी चीज ऑक्युपाई किया, बाय किया, तब मैं ओनली वन पार्टी को ही इसमें इन्वॉल्व करूंगा। ये इवेंट्स की खासियत है। अब चलते हैं हम अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, जो है ऑल ट्रांजेक्शंस आर इवेंट्स। और जो हर ट्रांजेक्शंस होते हैं, लेन देन, ये सारे इवेंट्स होते हैं। बट याद रखिएगा, ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजिशंस। सारे इवेंट्स ट्रांजिशंस नहीं होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
पेपर ट्रांजेक्शंस। अब सर ये पेपर ट्रांजेक्शंस क्या है, थोड़ा समझ नहीं आया। ट्रांजेक्शन समझा, लेन देन समझा, ये पेपर ट्रांजेक्शंस क्या हो गया। पेपर ट्रांजेक्शन मतलब द इंटरनल ट्रांजेक्शंस आर ऑल्सो कॉल्ड पेपर ट्रांजेक्शंस। ओहो, इंटरनल और एक्सटर्नल में के बीच जो डिफरेंस है, तो इंटरनल ट्रांजेक्शंस को हम पेपर ट्रांजेक्शन भी कह सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, डिस्काउंट रिसीव, मतलब मैंने किसी से डिस्काउंट रिसीव किया, बैड डेब्ट्स डिस्काउंट एक्सेट्रा। तो इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। और मैं आपको इसी चैनल पे, हमारे कॉमर्स जंगल चैनल पे, मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाला हूं, जैसे कि आप जानते हैं। और अगर आप कहेंगे तो मैं बहुत सारे एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज और टिप्स भी आपसे शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। फाउंडेशन का वीडियो आने वाला है। और पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ना बंद तो बनना बंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।